Hello, guys. Good evening. How are you? I think you are fine. Now, this is my next term of literary term part 6. Okay, now we take the first topic, eco-criticism terms. Eco-criticism was a term coined in the late 1970s by combining criticism with shortened form of ecology. ठीक है, तो इको मीन्स आपको पता है, इको मीन्स नेचर, एनिमेट और एनिमेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्रिटिसिज्म क्या होता है? क्रिटिकल स्टडी, किसी भी वर्क का क्रिटिकल स्टडी होता है। ठीक है, तो वेरी सिंपल वे में मैं पहले बता दूं आपको ताकि आप समझ जाओ जो भी इसमें लिखा हुआ है। तो इन अ वेरी सिंपल वे में मैं आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि ऐसा वर्क जिसे नेचर से रिलेट करके लिखा जाता हो वो इको क्रिटिसिज्म टर्म होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊँ आपको, जो हम लोग गॉथिक चीज़ें देखते हैं, हॉरर मूवीज़ देखते हैं, तो उसमें हमारे यहाँ हॉरर हॉरर चीज़ों का साउंड प्रोड्यूस करवाया जाता है, ऐसे सीन क्रिएट किए जाते हैं ताकि हमारे अंदर हॉरर की फीलिंग्स आ सके। वो एक्चुअली है इको क्रिटिसिज्म टर्म्स। ठीक है, नाउ आई नो दैट यू कैन अंडरस्टैंड विद दिस एग्जाम्पल। नाउ वी गो proceed further. Eco criticism was a term coined in the late 1970s by combining criticism with shortened form of ecology. ठीक है, तो इको मीन्स आपको पता है नेचर है और क्रिटिसिज्म क्रिटिकल स्टडी है। मेनी राइटर फ्रॉम शेक्सपियर टू मॉडर्न एज ऑलवेज यूज द नेचर इन देयर टेक्स्ट टू डिफाइन द ह्यूमन मेंटालिटी एंड साइको। ठीक है, ह्यूमन मेंटालिटी, ह्यूमन टेंडेंसी, उनकी साइकोस को डिफाइन करने के लिए बहुत से राइटर्स एंड मॉडर्न एज के राइटर्स, मतलब शेक्सपियर से लेके मॉडर्न एज के राइटर ने नेचर का यूज़ किया है। ठीक है, लिटरेचर में कैसे यूज़ किया, जैसे शेक्सपियर ने अपने वर्क को दिखाने के लिए, जैसे मिडसमर नाइट्स ड्रीम अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें नेचुरल चीज़ों को, वहाँ के फॉरेस्ट को, मून लाइट को, इन सारी चीज़ों को डिफाइन किया है। ठीक है, जैसे रोमियो एंड जूलियट में भी मून लाइट को डिस्क्राइब किया है। तो मून लाइट को डिस्क्राइब करने का उनका पर्पज़ था कि वो रोमांटिक एलिमेंट ला सकें। ठीक है, तो इस तरीके से शेक्सपियर ने यूज़ किया है, और बहुत सारे मॉडर्न एज के राइटर ने भी बहुत सारी चीज़ों को यूज़ किया है जो कि नेचुरलिस्टिक थिंग्स से हमारे अंदर एक फीलिंग्स इन्वेंट कर सके, फीलिंग्स क्रिएट कर सके टू टेक द पर्टिकुलर कैरेक्टर। और ऐसे कैरेक्टर को हम नेचर के थ्रू भी समझ जाते हैं कि एक्चुअली वो कैरेक्टर कैसा है। ठीक है, कभी कभी जो राइटर्स होते हैं वो नेचर की सीन को दिखा देते हैं, और वहाँ टू सी द सीन पर्टिकुलर वी कैन जज दैट व्हाट इज एक्चुअली हैपेंड देयर। ठीक है, जैसे चॉसर, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, हार्डी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यूजीन ओनील, टी.एस. एलियट, होल राइटर्स डिपिक्ट द पिक्चर ऑफ इको इन्वायरमेंट इन दियर वर्क्स। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ। अब यहाँ पे देखिए अप्रैल जो है वो क्रूलेस्ट मंथ है। ठीक है, तो ये नेचर से ही रिलेट है। और फिर चौसर ने इसी अप्रैल को कहा है, अप्रैल विथ हिज शॉर्ट सूट द ड्रॉट ऑफ मार्च हैथ पस्ट द टू रूट। मतलब इसे स्प्रिंग सीजन से डिफाइन किया है अप्रैल को, कि अप्रैल जो है, उन्होंने टी.एस. एलियट ने उसे बिल्कुल बैरन मंथ प्रोक्लेम किया है, बट यहाँ पे इन्होंने स्प्रिंग मंथ प्रोक्लेम किया चौसर ने। ठीक है, नेक्स्ट जेम्स थॉमसन्स की लॉन्ग पोएम इन ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, द सीजन 1726-30। इसमें 4 सीजन का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, और दिस इज़ द एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल ऑफ इको क्रिटिसिज्म नेचर राइटिंग। ओके, next the Hardy's Wessex poems, the return of the native, use nature through the nature he personify Egdon Heath. Egdon Heath is a particular character of the return of the native, और यहाँ पे Egdon Heath को इन्होंने नेचर से पर्सोनीफाई करके दिखाया है कि एक्चुअली Egdon Heath का नेचर और वो कैसी थी। ठीक है, तो दिस इज़ द इको क्रिटिसिज्म। Now the next example we take, Keats' Ode to Autumn defines all the senses through environment, eyes, smell, ears, taste, touch। अपने सारे जो senses हैं उनको इन्होंने Ode to Autumn में define किया with the help of nature, naturalistic scene। It is an emerging literary theory. The eco-criticism was first used by William Rueckert in 1978, Literature and Ecology। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, जो विलियम र्यूकर्ट हैं उन्होंने सबसे पहले इस इको क्रिटिसिज्म को यूज़ किया है। ठीक है, कब यूज़ किया है? 1978 में। कहाँ यूज़ किया है? लिटरेचर एंड इकोलॉजी में। किसने यूज़ किया है? विलियम र्यूकर्ट ने।
ठीक है। इको क्रिटिसिज्म एज अ मूवमेंट ओज मच टू दिस वर्क वॉज बेस्ड ऑन द स्टडीज ऑफ साइलेंट स्प्रिंग 1962 बाई राखिल कॉर्सन ऑन इन्वायरमेंटल एक्सपोज। ठीक है, तो राखिल कॉर्सन ने इस चीज़ को इको क्रिटिसिज्म को फोर्सफुली आगे बढ़ाने का वर्क किया है। किस में? अपने वर्क में साइलेंट स्प्रिंग 1962 में लिखी गई है। ठीक है। इन शॉर्ट इको क्रिटिसिज्म, अगर हम शॉर्ट में बात करते हैं तो सिंपल सी है कि इको क्रिटिसिज्म एग्जामाइंस ह्यूमन परसेप्शन ऑफ वाइल्डनेस एंड ह्यूमन क्वालिटीज़ विच आर बेस्ड ऑन नेचुरलिस्टिक सीन्स एंड साउंड्स। देखिए, दो तरीके से इको क्रिटिसिज्म हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट तो हम जैसे कोई ड्रामेटिस्ट है, अगर वो ड्रामा क्रिएट कर रहा है तो वो सबसे पहले नेचुरलिस्टिक सीन को दिखाएगा कि एक्चुअली वो कहाँ है। ठीक है, जैसे अगर वो रूम का डिस्क्रिप्शन देगा कि वहाँ पे 4 लोग बैठे हुए, तो उस रूम का होल डिस्क्रिप्शन दिखाएगा, नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंट दिखाएगा, चाहे वो एनिमेट ऑब्जेक्ट के थ्रू दिखाएगा या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के थ्रू दिखाएगा। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा, अगर कोई भी फीलिंग्स अगर हमारे अंदर उसे डालनी हो तो वो नेचर के थ्रू डालने की कोशिश करेगा। ठीक है, 2 हो गया। और तीसरा जो मतलब जैसे किसी भी कैरेक्टर की जो ह्यूमन टेंडेंसी है उसकी शो ऑफ करने के लिए कि वो एक्चुअली एंग्री पर्सन है, बहुत हैप्पी पर्सन है, और वो किस टाइप का टेम्पर रखता है। ठीक है, तो इस टाइप के उसकी होल कैरेक्टरिस्टिक्स को वो नेचर के थ्रू दिखाने की कोशिश करता है। और जब नेचर के थ्रू हम देखते हैं तो वो नेचुरलिस्टिक थिंग्स को, सीन को देख के वी कैन नो एक्चुअली विच टाइप ऑफ कैरेक्टर इज इलस्ट्रेटेड बाय द राइटर इन द वर्क। ओके, नाउ द सेकेंड टर्म, ड्रामेटिक मोनोलॉग। What is dramatic monologue? Monologue. Dramatic monologue refers to a type of poetry. These poems are dramatic in the sense that they have a theatrical quality. ठीक है, ऐसी पोएम जिसमें थिएटिकल क्वालिटी हो, जस्ट लाइक ड्रामा, इसलिए इसको कहा गया ड्रामेटिक। ठीक है, और मोनोलॉग मीन्स क्या होता है? मोनो मीन्स होता है, अभी मैं आगे बता रही हूँ, बट यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ कि मोनो मीन्स होता है सिंगल और लॉग मीन्स होता है लैंग्वेज। मतलब सिंगल किसी पर्सन के थ्रू बोले गए डायलॉग, ठीक है, और क्रिएट द ड्रामेटिक सेंस इन द पोइट्री कॉल्ड ड्रामेटिक मोनोलॉग पोइट्री। ओके, a poem in which an imagined speaker addresses a silent listener, usually not the reader. A poem in which एन इमेजिन्ड स्पीकर, वो जो इमेजिन्ड स्पीकर है वो एड्रेस करता है, और जो लिसनर होता है वो साइलेंट होता है। ऐसा लगता है कि वो किसी से कुछ कह रहा है, कोई कन्वर्सेशन कह रहा है, और जो लिसनर होता है वो साइलेंट होता है। लेकिन जब वो कैरेक्टर किसी चीज़ को डिफ़ाइन करता है उस पोइट्री में, तो हमें ये फील होता है कि पर्टिकुलर वो कैरेक्टर ही नहीं है यहाँ पे सिंगल, बट दूसरा कोई ऐसा लिसनर है जो उसे सुन रहा हो। ठीक है, तो ये कन्वर्सेशन भी है और मोनोलॉग भी हो जाएगा। माई लास्ट डचेस ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग, माई लास्ट डचेस विच इज़ रिटन बाई रॉबर्ट ब्राउनिंग, और ये पूरी तरीके से बेस्ड है ड्रामेटिक मोनोलॉग। दिस इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर ड्रामेटिक मोनोलॉग। द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रोफ्रॉग बाई T.S. Eliot, this is also another example of dramatic monologue which is written by T.S. Eliot. ड्रामेटिक मोनोलॉग मीन्स होता क्या है? ठीक है, मोनो मीन्स होता है सिंगल और सेल्फ, लॉग मीन्स होता है लैंग्वेज और स्पीच। इट मीन्स द नेक्स्ट पॉइंट, इट मीन्स पोएम प्रेजेंट्स द स्पीच इन अ कन्वर्सेशनल मैनर इन पोएम, अ सिंगल पर्सन डिलीवरिंग अ स्पीच ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ, किसी एक एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ को लेके लिखते हैं। जैसे ड्रामेटिक, जैसे द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रोफ्रॉग में T.S. Eliot ने डिफ़ाइन किया है कि एक पर्सन है, वो अपनी बिलवर्ड से मिलना चाहता है, तो वहाँ पे वो खुद से कन्वर्सेशन करता है। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो अ सिंगल पर्सन डिलीवरिंग अ स्पीच ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, हिज लाइफ। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, द ऑडियंस मे आर मे नॉट बी प्रेजेंट। ऑडियंस प्रेजेंट भी हो सकती है और नहीं भी प्रेजेंट हो सकती है, बट यहाँ पे एक इम्यूज़ किया जाता है, एक ऐसे इमेजिन किया जाता है कि वहाँ पे कोई ऑडियंस है जो उसे उसके डायलॉग को सुन रही हो। दिस इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग एक्चुअली। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, दिस इज़ वेरी ईजी वीडियो ऑफ लिटरेरी टर्म्स. If you like my video, like my channel, please subscribe it and share it and press the icon bell so that the another notification दी जा सके. Okay, thank you so much.